हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। तो छोटे छोटे सेशंस हमने रखे थे, एक साथ ना रखते हुए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में भी आए और ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर ना आए करंट अफेयर को लेके। तो जनवरी में हमारे देखिए 35 के सेट बनाए थे मैंने, तो लगभग हमारा आपने नोटिस किया होगा 70 क्वेश्चंस हो चुके थे और उसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वो हम कर चुके थे। आज हमारे जो बचे हुए जो जनवरी है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। बचे हुए जनवरी को पढ़ेंगे आज हम। आपका जनवरी 2023 आज खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि दिमाग में भी चीज़ें जा रही है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग याद रख पा रहे हैं। जो लोग नए हैं वो लोग फॉर्मेट को देखें। फॉर्मेट है कि पहले एक एमसीक्यू पूछेंगे और देन उसका एक्सप्लेनेशन है अच्छा खासा, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन सुनते जाना, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो करेगा ही प्लस हेल्प करेगा आपको एक्सप्लेनेशन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसे हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? डीजीसीए जिसे कहा जाता है। तो आपको बताना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन किसको चुना गया है? तो इसका आंसर आएगा विक्रम देव दत्त को। ऑप्शन डी, विक्रम देव दत्त जो है उन्हें चुना गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब किसको क्या चुना गया है, इसमें ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। बस इतना याद रखना है कि भारत में डीजीसीए का प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो वो है आपके विक्रम देव दत्त। ठीक है, डीजीसीए का फुल फॉर्म याद कर सकते हैं आप, और डीजीसीए के प्रमुख विक्रम देव दत्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ समझौता किया? यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी और नीति आयोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन या मैनेजमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आएगा यूएनडीपी, ऑप्शन सी। सभी लोग सबसे पहले ध्यान देना, यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है यूएनडीपी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुआ था 2 नवंबर 1965। तो 1965 याद रखना, यूएनडीपी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने समझौता किया है। इसका कार्य ये है कि जो कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? अलग करने वाले हैं। इस पहल में पृथक्करण का जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग छांटने वाला जो पार्ट है वो करने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये पहल किसकी है? ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में यूएनडीपी की। बस इतना याद रखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसके साथ समझौता किया है? यूएनडीपी के साथ। किस पे? प्लास्टिक और बाकी के कचरों को साफ करने को लेकर। ठीक है, चलिए, इसमें प्लास्टिक को छांट कर रिसाइकल करने का प्लान है, ये ध्यान रहे। अगला है इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी और 22 जनवरी। देखिए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है तो मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। साथ में ये भी याद रखिए कि राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, नेशनल लेवल का कब मनाया जाता है। तो जिसको नहीं पता वो लोग याद रखना, 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसका जो पर्पस है वो ये है कि लोगों में शिक्षा को प्राथमिकता देना, ये सब इसका पर्पस है। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि 24 जनवरी को बालिका दिवस भी है बेटा, बालिका दिवस भी मनाया जाता है। नोट डाउन कर लेना, बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। यहाँ पर थीम ध्यान से लिखना, लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये इस बार की थीम है, नोट डाउन कर लेना। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये अफगानिस्तान में उन लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया जहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए थीम इस बार बनाई है। तो ये है 24 जनवरी, क्या है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे है बेटा, और यूनाइटेड नेशन का डे है। और इस बार की जो थीम है वो ध्यान से लिखना, लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार। इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं, आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद क्यों इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के आधार पर किया गया है? तो परमवीर चक्र जितने लोगों को दिए गए उनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम रखे गए, 14, 21, 25 और 28। आंसर आएगा इसका 21। आप सारे लोग ध्यान देना, हमारे अंडमान निकोबार पे शैतान सिंह द्वीप, अल्बर्ट एक्का द्वीप, क्षेत्रपाल सिंह, मनोज पांडे द्वीप, सोमनाथ द्वीप, पीरू द्वीप, परमेश्वरन द्वीप, राणे द्वीप, अब्दुल हमीद द्वीप, धनसिंह द्वीप, तारोपार द्वीप, संजय द्वीप, विक्रम बत्रा द्वीप, सलानिया द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सेखो द्वीप, करम सिंह द्वीप, बाना द्वीप,
ठीक है, होशियार द्वीप, जद्दूनाथ द्वीप और योगेंद्र द्वीप, मतलब ये टोटल 21 द्वीप है, 21 आइलैंड है जिनके नाम पर, जो जिन्हें परमवीर चक्र मिला है उन्हीं के नाम पर हमारे अंडमान के कुछ आइलैंड से उनके नाम रखे गए। टोटल लोग कितने ये पूछ सकते हैं आपसे, 21। ठीक है, ठीक। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ग्रीन कलर के ब्रैकेट में दिख रहा होगा कि पीएम मोदी ने 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उनकी स्मृति में रॉस आइलैंड का नाम बदल दिया था। तो रॉस आइलैंड का नया नाम क्या है, नेताजी आइलैंड। ठीक है, याद रहे सबको। तो ये 21 लोगों के नाम अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो कि ये नाम से बने हैं। बाकी मेरे हिसाब से 21 लोगों के नाम ना आते हुए ये पूछ सकते हैं कि कितने लोगों के नाम बदले थे। 21 का ये नंबर याद रखना है, नंबर आ सकता है। अगला है बिजनेस 20, B20। आपने G20 तो सुना होगा, अभी बहुत चर्चा में G20। अब मैं बात कर रहा हूँ B20। G20 की तरह ही B20 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इजी क्वेश्चन है, मतलब G20 जैसे हो रहा है ना वैसे B20 हुआ था। B20 हुआ था गुजरात में, ध्यान देना, गुजरात में हुआ था B20। और इसका B फॉर बिजनेस है बेटा, बिजनेस 20। जैसे G20 है वैसे बिजनेस 20, B20 का आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में। इसका पर्पस ये था कि जो विश्व के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है वो सब लोग PPP मॉडल पे काम करें, भारत में PPP मॉडल पे काम करें, उसको लेकर चर्चा की गई थी। यहाँ पर याद रखने वाले फैक्ट है कि इसमें भारत के जो G20 के शेरपा है अमिताभ कांत और टाटा सन्स के अध्यक्ष है N चंद्रशेखर, ये दोनों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है और भारत के शेरपा G20 के लिए कौन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? अब सवाल बनता है सबसे पहले, ये 5वीं कलवारी श्रेणी क्या होती है? ठीक है, पनडुब्बी का नाम तो ठीक है, पर ये 5वीं कलवारी क्या है? मैं सभी बताऊंगा आपको। देखिए, इसका आंसर आएगा वागीर। क्या है ये कलवारी श्रेणी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सब लोग ग्रीन कलर के ब्रैकेट को देखो। देखो, कलवारी श्रेणी जो है, यह पनडुब्बी भारत बना रहा है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि डीजल विद्युत दोनों से चलती है ये, और बड़ी अटैकिंग वाली सबमरीन्स होती है ये। और भारत ऐसी 6 बना रहा है। कलवारी श्रेणी की कितनी बना रहा है भारत? 6 बना रहा है। 6 के नाम क्या क्या है? तो देखो, एक तो है कलवारी, नाम ही क्या है कलवारी। दूसरा खांडेरी, तीसरा करंज, चौथी वेला, और 5वीं आई है वाक्षीर, जो अभी शामिल किया गया है वो 5वीं। 6ठी आने वाली है, मतलब टोटल 5 आ चुकी है, 6ठी आने वाली है। नाम याद से लिखना, कलवारी, खांडेरी, करंज, वेला और वाक्षीर या वागीर। अगला है आपका, पराक्रम दिवस की स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी को। सब लोग याद रखना, 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन है। इनकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। यहाँ पर याद रखना, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था, साथ में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? कुंडलावृत, विद्यारसन, लक्ष्य सेन, विक्टर या फिर श्रीकांत किदाम्बी। तो सभी लोग ध्यान देना, ये इंडिया ओपन भले ही नाम है लेकिन ये टोटल पूरे वर्ल्ड के लिए बेटा टूर्नामेंट था, और ये जीता है ए कुंडलावृत ने। याद रहे, कुंडलावृत जो है आपके थाईलैंड के, इन्होंने जीता है। ये पुरुषों में जीता है कुंडलावुल ने, और महिलाओं में जीता है एन सियांग ने। फोटो में दिख रहा होगा आपको, ये कोरिया के खिलाड़ी है, साउथ कोरिया, और नाम है इनका एन सियांग। ध्यान से लिखना, इंडिया ओपन मेल, इंडिया ओपन फीमेल। ठीक है, ये टूर्नामेंट हुआ था नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में। यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम। आप ध्यान से देखो बेटा, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम कहाँ है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो ये है दिल्ली में, और केडी जाधव ये वही पर्सन है बेटा, पॉकेट डायनामो। कल बताया था, कल के वीडियो में बताया था, केडी जाधव वही है, पॉकेट डायनामो। कुश्ती खेलते थे 1952 हेलसिंकी में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें इन्होंने क्या जीता था बेटा? कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, याद है ना? ये वही है केडी जाधव। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस जो है, भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी ने किया है? तो ये एक ओएस बनाया है खुद का हमने, और इसका टेस्ट किया है आईआईटी मद्रास ने। देखो, भारत ओएस हमारा खुद का सेल्फ ओएस है, और ये निर्माण किया है हमारे आईआईटी मद्रास ने। उद्घाटन समारोह में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव दोनों शामिल हुए थे। भारत ओएस शामिल कौन हुआ और किसने बनाया, और है क्या? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है आपका,
देखो स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा भारत ओएस है, स्वदेशी, और स्वदेशी सर्वर जो है हमारा वो रुद्र है, भूलना नहीं है। सर्वर कौन सा है? रुद्र, अलग अलग है, सर्वर का नाम है रुद्र और ओएस का नाम है भारत ओएस। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। नाम है इसका पीएम नेशनल चाइल्ड, ठीक है, प्राइज, ये इसका नाम है, लेकिन ये देता है राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द टर्म है, याद रखना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 11 बच्चों का चयन किया गया है, पर देता कौन है? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है हर साल, ये याद रखना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों के द्वारा किए गए साहसिक कार्य और कोई भी ऐसा एक कार्य जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा सके, इसके लिए ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बात की जा रही है, पर अतिथि कौन होंगे? तो यहाँ पर नाम है अब्देल फतह अल सीसी, आंग फैन सू की, फ्रैंक वॉल्टर या व्लादिमीर जेलेंस्की। तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, मिस्र के राष्ट्रपति बेटा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है भारत की यात्रा पर थे, वही मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा एक बात और याद रखें सब लोग कि पहली बार है जब मिस्र से कोई भारत में चीफ गेस्ट बना है 26 जनवरी पर। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की सेना ने भी भाग लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार हमारे वहाँ पे किसने भाग लिया? मिस्र की टुकड़ी ने। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय सेना ने किस देश के साथ में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन का अभ्यास किया? साइक्लोन साथ में किया है हमने, तो भारतीय सेना के साथ में साइक्लोन किया है, मिस्र के साथ ही किया है। 26 जनवरी को इन्हीं की सेना ने भाग लिया था, साथ में हमने एक युद्धाभ्यास भी किया जिसका नाम क्या है? साइक्लोन। तो याद रहे मिस्र के साथ किया, जैसलमेर राजस्थान में, और नाम क्या था इस अभ्यास का? साइक्लोन। और इसमें विशेष बल जो होते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस, उन्होंने भाग लिया था। तो मिस्र की सेना के साथ में भारत की सेना ने जैसलमेर में किया था साइक्लोन। क्वेश्चन क्या क्या आएगा? साइक्लोन किसके बीच में होता है? भारत मिस्र। साइक्लोन कहाँ पर हुआ? जैसलमेर राजस्थान। और किसने भाग लिया? स्पेशल टुकड़ी ने। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो कार्मेल सेपुलोनी, क्रिस कुक, जेसिंडा आर्डन या क्रिस हिपकिंस। तो सही आंसर आएगा क्रिस हिपकिंस। जो लोग नहीं जानते वो लोग याद रखना, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बन चुके हैं, ठीक है, याद रहे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? गो एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, एवरी वोट मैटर, गो फॉर इट, आई वोट फॉर नेशन। देखो सारे थीम थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन सवाल है सही आंसर क्या आएगा? तो सही आंसर है इसका बी। सब लोग ध्यान देना, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम है ना। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इस बार की थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इसको शो किया है? तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा? नेशनल वोटर डे मनाते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी इस दिन, इसलिए नेशनल वोटर डे मनाते हैं 25 जनवरी को हर साल, ठीक है, याद रखें। इस कार्यक्रम को दिल्ली में किया गया था और इसकी चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई है? यहाँ पर बहुत डाउट आ रहा है कि एक्चुअल में ये ऑस्कर में नामित हुई क्या क्या है, तो देखते जाना सब लोग। ऑस्कर में अलग अलग कैटेगरी होती है बेटा। शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर नामित हुई है जिसका नाम है आपका द एलिफेंट विस्पर, ठीक है। अब जो बच्चों को डाउट है सर ऑल दैट ब्रीथ्स, ये भी तो नामित है, तो ये किसी और चीज के लिए नामित है बेटा। RRR किसी और चीज के लिए नामित है, तो आपको कैटेगरी समझनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में एलिफेंट विस्पर शामिल हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें नामित हुई है। हमारे भारत से टोटल 3 नामन है बेटा, 3 नामांकन, 3 नॉमिनेशन है टोटल हमारे वहां से। पहला है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट में है एलिफेंट विस्पर, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा नाटो नाटो जो है आपका ओरिजिनल सॉन्ग में नामित है, 2 हो गए। और तीसरा ऑल दैट ब्रीथ्स जो है आपका वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के अंदर शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में नामित है एलिफेंट विस्पर, और डॉक्यूमेंट्री में शामिल है ऑल दैट ब्रीथ्स। याद रखें सब लोग, जो पूछेगा वैसा आपको आंसर करते जाना है। अगला है आपका कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है? लाल किले में 6 दिन का मेगा इवेंट है भारत पर्व, तो यह आयोजित कर रहा है हमारा पर्यटन मंत्रालय। ध्यान देना, पर्यटन मंत्रालय कर रहा है भारत पर्व 26 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसका प्रयास ये रहता है कि जो देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 मिशन लाइफ, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं इसका प्रचार करेंगे।
पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, और जो विदेशी लोग अभी भारत में आए G20 के चलते, उन्हें थोड़ा हमारे देश के पर्यटन के बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? स्टैक डेवलपर सम्मेलन जो है आपका पहली बार भारत में कहाँ पे किया गया है? तो ये है दिल्ली में। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एवर स्टैक डेवलपर सम्मेलन जो है आपका, स्टैक डेवलपर सम्मेलन, तो ये है दिल्ली में। और ये डिजिटल जो स्टैक डेवलपर होते हैं उनसे संबंधित है, पहली बार किया गया है और ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अगला है प्रसार भारती। ये स्टैक मतलब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वैसे ही स्टैक डेवलपर होते हैं, ठीक है, उन्हीं से संबंधित है, डिजिटल वे में संबंधित है। क्वेश्चन है आपका प्रसार भारती, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा। देखो प्रसार भारती हमारा गवर्नमेंट चैनल, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के साथ में समझौता किया, मतलब कोई दूसरा देश है जिसके साथ में प्रसार भारती ने समझौता किया है, चैनल वगैरह शेयर किए जाएंगे। प्रसार भारती ने इजिप्ट के साथ किया है बेटा। तो देखो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी पे, एक ये हो गया, उनके साथ में हमने युद्धाभ्यास किया था विशेष बल वाला, वो हो गया 2, और तीसरा क्या है, प्रसार भारती के साथ हमारे रिलेशन, आप देख सकते हैं सब लिंक हो रहा है। तो प्रसार भारती के साथ में मिस्र के जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उनके साथ में ये डील हुआ है। हमारे पीएम मोदी जी और वहाँ से अब्देल फताह अल सीसी के साथ में समझौता हुआ है दोनों ने। तो हमारे गवर्नमेंट चैनल और उनके गवर्नमेंट चैनल जो उनके बीच में एक दूसरे के साथ में शेयरिंग वगैरह रहेगी डेटा की। अगला है किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है राजा जे चारी। तो ब्रिगेडियर जनरल क्या है, अमेरिकी वायुसेना में क्या है ये पद और किसको दिया? देखो भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल, नाम है राजा जे चारी। आप फोटो देख सकते हो, ये है राजा जे चारी। और इंपॉर्टेंट ये है बेटा राजा जे चारी के बारे में कि इन्हें ब्रिगेडियर जनरल पद दिया गया अमेरिका की एयरफोर्स में। ये नासा से संबंधित है बेटा, किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। नासा में जो एयरक्राफ्ट वगैरह जाते हैं उनके पायलट से संबंधित है ये, ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोविक, कोवैक्सीन या हेनवेक या कॉमवैक 5। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बताता हूं मैं आपको, इंट्रानेजल। इंट्रानेजल का मतलब होता है नाक से लेने वाली। तो आपको पता होगा कोविड की अभी तक जो भी वैक्सीन बनी थी वो अभी तक इंजेक्शन वाली थी, नाक से लेने वाली नहीं बनी थी। ये पहली बार भारत की पहली इंट्रानेजल है। तो देखो इनकोवैक, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ये ड्रॉप दिख रहा होगा, ऐसे आपने ड्रॉप देखे होंगे, आई ड्रॉप या नाक में डालने वाला ड्रॉप, ठीक है। भारत बायोटेक ने तो बनाया है, सब लोग समझो किसने बनाया है बेटा? ये भारत बायोटेक ने बनाई है। ये नाम क्या है? इनकोवैक। और ये नाक में डालते हैं वो वाली दवाई है ये, ठीक है। तो ये कोविड की पहली ऐसी है जो नाक में डालने की जो दवाई है वो बनाई गई है, और इसका निर्माण भारत बायोटेक ने बनाया है। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई मत लेना, पहले भी बोल रहा हूँ फिर से सुन लो, बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई मत लेना। डाउट हो रहा है, लग रहा है कोविड ले लूँ क्या, तो नहीं, डॉक्टर से पूछ के ही ये दवाई लेनी है, ठीक है। चलिए 800-900 रुपये की दवाई है ये टोटल, तो याद रहे सब लोगों को। ये इनकोवैक नाम है इस दवाई का, और ये भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक। अगला है आपका 2023 में पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? सारे बच्चे ध्यान देना, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देके मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में क्या स्थिति रही। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पद्म पुरस्कारों की सभी लोगों के बारे में जानकारी रहेगी, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, इस बार टोटल 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। जितने भी लोग हैं सब लोग ध्यान देना, 6 लोगों को दिया गया है। हमारे देश में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा है विभूषण, याद रहे सबको। इसके बाद भूषण और देन पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार है। तो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कारों में कौन है? विभूषण, लेकिन देश का 2nd नंबर का, भूषण देश का 3rd नंबर का, और श्री देश का 4th सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो फर्स्ट कौन सा? भारत रत्न। याद रखो, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा विभूषण है लेकिन देश का 2nd। पद्म पुरस्कारों में 2nd नंबर पर है भूषण लेकिन देश का 3rd। पद्म पुरस्कारों में 3rd नंबर पर है पद्मश्री लेकिन देश का 4th। ऐसे आपको याद रखना है। तो कि विभूषण कितने लोगों को दिया है? 6 लोगों को विभूषण दिया है इस बार। तो 6 लोगों को दिया है बेटा विभूषण, ध्यान रहे सबको। 9 लोगों को दिया है पद्म भूषण और 91 लोगों को दिया है पद्मश्री, ठीक है। इस बार 19 महिलाएं हैं। वैसे तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रो है, बाकी मैं आपको इसको डिटेल बता दूंगा। 106 लोगों को दिया है टोटल, और टोटल 6 लोगों को दिया है यहाँ पर पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया, इसमें थोड़ी हाईलाइट है, जैसे मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, एस.एम. कृष्णा को दिया गया है, जाकिर हुसैन को दिया गया है इस बार पद्म विभूषण। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक।
अगला है वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, विराट कोहली और बेन स्टोक्स। 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार बाबर आजम को। 90% लोग सूर्य कुमार यादव में कंफ्यूज होंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं जो सारे फॉर्मेट के अंदर है, तो बाबर आजम को मिला है बेटा। याद रखो पहला फैक्ट कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। और यहाँ पर याद रखना महिलाओं में नेट साइवर कहाँ की है? इंग्लैंड की। पूछ सकते हैं नेट साइवर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, उन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव को मिला है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आपको अवार्ड क्या क्या याद करना है? एकदम सिंपल जो अवार्ड याद करना है, पहला आईसीसी मेंस क्रिकेटर बाबर आजम, वीमेंस क्रिकेटर इंग्लैंड का है, और आपको याद रखना है T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ऐसा। अगला क्वेश्चन है आपका नेट साइवर, याद रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? A.K. मेहरोत्रा, दिलीप चेत्रे, शिव कुमार या अभय कुमार? अब यहाँ पर खास पता है क्या है? भारतीय कवि है जिनको ब्राजील साहित्य अकादमी की तरफ से सम्मानित किया गया है, तो आंसर है अभय कुमार। क्वेश्चन समझो, भारतीय कवि जिनको ब्राजील में अवार्ड दिया गया अभय कुमार है, भारतीय कवि जिन्हें ब्राजील में ब्राजील साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। खत्म, इतना ही है जो हमारे काम का है। भारतीय कवि अभय कुमार, ब्राजील में साहित्य अवार्ड, ब्राजील साहित्य अवार्ड। अगला है इसरो के आदित्य 11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिनेशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड निर्माण कौन कर रहा है? अब ये सबसे पहले आदित्य 11 क्या है, जो लोग जिनको नहीं पता सब लोग सुनो, सूर्य का मिशन है बेटा। ये मतलब इंडिया का जो इसरो है वो कहाँ जा रहा है? सूर्य की अध्ययन के लिए, सूर्य की स्टडी करने के लिए जा रहा है। उसी का नाम क्या है? आदित्य 11। ठीक है, सबसे पहले ये चीज याद रखो। अब दूसरी बात आती है कि क्या चल रहा है, तो चल रहा है ये है कि 11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एनिमेशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC ये कौन बना रहा है? ऐसा प्रश्न है, ये कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है आपका ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA जो है वो बना रहा है ये मशीन, जिससे सूर्य के पास जाने पर जो उसका स्टडी है वो बेहतर हो पाएगा। यह आदित्य L1 का सबसे बड़ा इक्विपमेंट है, सबसे बड़ा जो यंत्र है वो यही है। तो जो बना रहा है आपका IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस टाइटल किसने जीता? तो मेंस टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। ध्यान रहे, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, नोवाक जोकोविच ने, और ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम है, याद रहे सबको। विमेंस में जीता है बेलारूस की आरियाना सबलेका, फोटो में दिख रहे होंगे, बेलारूस की आरियाना सबलेका। और मेल में जीता है सर्बिया के, सर्बिया देश के, ऊपर नहीं लिखा, लिख लेना ध्यान से, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने जीता है बेटा। जिसे नहीं पता सब लोग ध्यान देना बेटा कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल भर में। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में होता है फ्रेंच, इसके बाद में होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है US। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हो गया, उसके विजेता मिल गए मेल और फीमेल। ठीक है, आपका जब एग्जाम आएगा PSC का तब तक फ्रेंच ओपन भी हो जाएगा, तो आप ये दोनों तो याद रखना 2022 वाले। ठीक है, और बाकी ये 2023 वाले याद कर लेना, क्योंकि आपका एग्जाम जब होगा जब ये इस तरीके का अपडेट रहेगा। ठीक, अगला है आपका राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम क्या रख दिया है? राष्ट्रपति भवन में एक नया जो नाम चेंज हुआ है, तो मुगल गार्डन पुराना है, उसका नाम नया क्या रखा है? अमृत, ठीक है, उद्यान। ऑप्शन बी बेटा, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान रख दिया। मुगल गार्डन नहीं, अमृत उद्यान कहो अब। ठीक है, चलिए, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ था, वैसे ही मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान है। 1928 में बनाया गया था, बहुत पुराना है, और अभी उसका नाम चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसको हराकर खिताब जीता है? तो अंडर 19 T20 चैंपियन भारत है बेटा, और हमारी टीम ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। हमारी कप्तान कौन थी? शेफाली। ये एग्जाम में आएगा, कप्तान का नाम। अंडर 19 जीता, किसको हराया? ये याद रखो। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने जीता, हमारी कप्तान थी शेफाली। और शेफाली के अलावा ये याद रखो सब लोग कि हमने हराया इंग्लैंड को, और ये टूर्नामेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी टीम 2023, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता? सबसे पहली चीज कि जो मेल हॉकी वर्ल्ड कप है वो हुआ कहाँ था? ये इंडिया में हुआ था, उड़ीसा में। सबसे पहले ये खास है, कहाँ पर हुआ था बेटा? उड़ीसा में।
टूर्नामेंट जीता है जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने जीता है कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में, याद रहे कलिंगा स्टेडियम। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया और जीता है टूर्नामेंट जर्मनी की तरफ से, सभी लोग याद रखो। हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, 4 बार, ये भी याद रखे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला हॉकी वर्ल्ड कप, फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप जब हुआ था तो ठीक है वो पाकिस्तान ने जीता था, बाद में हमने जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होगा। 5वां खेलो इंडिया गेम्स अभी हाल ही में हुआ था, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में। ये हमारा लोगो इस प्रकार से था और चीता था उस लोगो में, याद रखना चीता था हमारे लोगो में। मध्य प्रदेश में हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यहाँ पर याद रखना बेटा, इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ने, साथ में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। टीटी नगर भोपाल, ये एग्जाम में आ चुका है, टीटी नगर स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल में, याद रखो। अगला क्वेश्चन है भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए, भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, मतलब ऐसा कोई एमओयू बना है जिसके चलते वो देश हर साल हमको 12 चीते देगा, हर साल 12 चीते देना है हमें। तो ऐसा हमने किसके साथ किया है बेटा, साउथ अफ्रीका के साथ। तो साउथ अफ्रीका हर साल अब भारत को कितने 12 चीते देगा 10 साल तक के लिए। ये डील हुआ है कि 10 साल तक हर साल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है वो हमें 12 चीते देगा। याद रखें साउथ अफ्रीका के साथ डील हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके चलते 10 सालों तक प्रतिवर्ष 12 चीते हमें देगा, वो ऐसा साइन किया है हमने, ठीक है। चलिए अगला है आपका 74th गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किए गए झांकी में फर्स्ट प्राइज किसको लगा है। तो फर्स्ट प्राइज 74th जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो था उस दिन किसको प्राइज लगा है, तो उत्तराखंड की झांकी। ये एग्जाम में आता है कि इस साल कौन सी झांकी नंबर 1 रही, तो उत्तराखंड की झांकी नंबर 1 रही, दिल्ली पर कर्तव्य पथ पर जब वो चल रही थी तब ये उत्तराखंड की झांकी थी और इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। इसने मान सखंड या फिर बोल सकते हैं माला मिशन, एक मिशन है माला मिशन, उसको दिखाया था। झांकी पे क्या दिखाया था, माला मिशन दिख रहा होगा आपको फोटो, और ये है आपकी उत्तराखंड की झांकी। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। एनएमडीसी नेशनल जो आपका मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी बात की जा रही है। और निखत जरीन हमारा बॉक्सर है, याद रखना, बॉक्सिंग से संबंधित है बेटा, ये बॉक्सिंग से संबंधित है निखत जरीन, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निखत जरीन को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने, ठीक है। निखत जरीन को जो लोग नहीं जानते याद रखना कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे इस बार उसमें गोल्ड मेडल है बेटा उनका, ठीक है, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड है, ठीक। एनएमडीसी की बात करें तो भारत की लोहा अयस्क निर्यातक कंपनी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की बात की है। कोई राज्य है जहां पर बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की बात की है तो वह है आपका छत्तीसगढ़, जहां पर यह शुरुआत हो गई है। भूपेश बघेल सरकार ने कह दिया है कि इस साल से क्या दिया जाएगा, जो बेरोजगार युवा है उन्हें भत्ता दिया जाएगा। साथ में जो क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो त्यौहार वगैरह उन्हें मनाने के लिए भी फंड किया जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस सिंपल एक क्वेश्चन है जो आपको समझना है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पर हुई, अहमदाबाद में हुई। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जो समझने वाला है या टेंशन लेने वाला बात है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ पर याद रखना साइंस सिटी के रूप में उसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मुरली विजय का संबंध किस खेल से है। मुरली विजय का संबंध किस खेल से है, तो मुरली विजय क्रिकेटर थे बेटा। जो भी क्रिकेटर संन्यास लेते हैं या चर्चा में होते हैं तो वहां से प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि नाम से खेल कौन सा है, या कोई दूसरा स्पोर्ट्स हो तो उससे भी प्रश्न आ सकता है। जैसा भी मैंने निखत जरीन का बताया था, तो निखत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से, मुरली विजय का संबंध क्रिकेट से। ऐसे आप लोगों को याद करना, मुरली विजय क्रिकेटर है, क्रिकेट से संन्यास लिया उन्होंने हाल ही में। तो ये था हमारा आज का सेशन। आप सब लोगों को बता दो कि जनवरी का जो करंट अफेयर वो हो गया है कंप्लीट। 3 छोटे छोटे सेशंस हमने रखे थे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे और जनवरी 2023 आपका हो गया है कंप्लीट। सिर्फ 105 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस ये हमारा जनवरी खत्म। आप सब देख सकते हैं कि सिर्फ 105 क्वेश्चन है। टाइम भी मैंने कम ऐड किया है, अगर इन तीनों क्लासेस को मिक्स कर दोगे तो लगभग 1.5 घंटा के ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो फिर एक बार में आप लोग इतना सारा देखते भी नहीं हो और आप लोगों को फिर थोड़ा सा होता है ना 1.5 घंटे लगातार देखना थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट वीडियो रखे हैं, ठीक है। तो आप लगातार ऐसे ही देखते रहे हमारे क्लासेस को और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको ऐसे और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।
अभी के लिए करेंगे इतना ही और मिलेंगे जल्द ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आया होगा। जनवरी 2023 ख़त्म हो गया है। कल मैं आपके लिए क्लास में फरवरी शुरू करने वाला हूँ, फरवरी से शुरू करेंगे कल हम, ठीक। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।